पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आज उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, लेकिन अगर सीएम का मूवमेंट हुआ तो उसके हिसाब से समय में बदलाव किया जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सत्ता की कमान संभालने के बाद आज तीरथ सिंह रावत अपने सचिवालय से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। गुरुवार को IAS अधिकारी शैलेश बगोली को उनका सचिव बनाया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने बगोली को सीएम सचिव बनाए जाने का आदेश जारी किया है और अभी सीएम सचिवालय में तैनात सचिवों अपर सचिवों की तैनाती में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि जल्द ही तीरथ कैबिनेट का पूरा गठन होगा। साथ ही उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा साहस है कि हम विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा है मगर वक्त कम है, लेकिन बीजेपी समस्याओं को अवसर में बदलना जानती है। तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट का गठन कब होगा, क्योंकि पिछली बार जो कैबिनेट थी उसमें 3 पद रिक्त थे। अब सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते नई कैबिनेट का गठन भी किया जाना है और 10-11 महीनों के अंदर डिलीवर करके भी दिखाना। हमारे से बात करने के लिए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी है। दुष्यंत जी, पहले कैबिनेट में 3 स्थान रिक्त थे और 50 से ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री के पास थे। इस बार विभाग सबको दिए जाएं, नई कैबिनेट का गठन हो, कब तक ये चीज़ें हो जाएंगी? क्योंकि 18 तारीख को 4 साल पूरे भी हो रहे हैं प्रदेश सरकार। पहले तो आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज एकादशी है, शिवरात्रि है और आज कुंभ का शाही स्नान भी है। कल जिस प्रकार से मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी थी, कल ही उन्होंने सारे मंत्रिमंडल को और सभी लोगों को बुलाकर, अधिकारी को बुलाकर ये घोषणा की कि इस कुंभ को एक ऐतिहासिक कुंभ बनाया जाएगा। देश के समस्त करोड़ों लोग जो कुंभ स्नान का आनंद लेते हैं और साधु संतों के प्रति समर्पित है। आज हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी वहाँ पे करवाएंगे। कौशिक जी से आपकी मुलाकात हुई थी कुछ कुंभ को लेकर या फिर आगे घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई? हाँ, कौशिक जी आए थे, उनसे चर्चा हुई है, बात हुई है उनसे कि क्योंकि कुंभ उनके क्षेत्र में पड़ता है, पहले भी वो देख रहे थे। यही हमने कहा है कि कुंभ के अंदर कोई भी परेशानी किसी को नहीं हो और जितनी भी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी योजना है, जो भी आपके सपने हैं, कुंभ के अंदर पूरे किए जाने चाहिए। और मंत्रिमंडल गठन की बात करें जिसमें पूरा कोरम हो, सभी मंत्री हो, जो रिक्त पद है वो भी ना रहे, उसका गठन कब तक कर लिया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री एक मुलाकात करने के लिए आलाकमान शीर्ष नेतृत्व के पास आएंगे गठन से पहले? मुख्यमंत्री के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गठन पूरा और जल्द हो जाएगा। उससे पहले दिल्ली आएंगे क्या? उस शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की जाएगी? वो हो सकता है आशीर्वाद लेना है, हो सकता है आशीर्वाद लेना है, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। सर, एक अंतिम सवाल, जो 10 महीने बचे हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि रूपरेखा लगभग बन चुकी होगी। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। किस तरीके से काम होगा, किस तरह का खांचा रहेगा आने वाले समय? देखिए कि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, चुनौती का वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनौती को अवसर में बदलने की बहुत कला आती है। इसलिए हमने पहले ही त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व के अंदर जो विकास की हमने वहाँ पे धारा बहाई है, जिस प्रकार से हमने आयुष्मान कार्ड दिया, 1 रुपये में हर जल को नल दिया, जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पे रहने वाली सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो वहाँ की जनता के मन में घर करती हैं। और मोदी जी के प्रति आस्था, आज भी लोग मोदी जी के प्रति अपना विश्वास जताते हैं और वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गौतम जी, अंतिम सवाल, जो विपक्षी सवाल उठा रहे हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, सीएम के चेहरे परिवर्तन को लेकर, आपको लगता है कि उपचुनाव कम से कम विधानसभा चुनाव की बात करें उससे पहले होने वाला शक्ति जिसे आजमानी है आजमा लिया जाए? ये तो हमारी हिम्मत है, ये तो हमारी हिम्मत है। हमें अपने पर पूरा विश्वास है, कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है। परेशान तो वो हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हम सरकार जीतेगी और बाई इलेक्शन भी हम जीतेंगे। चलिए, चुनाव भी जीतेंगे, उपचुनाव भी जीतेंगे, कुंभ का आयोजन भी होगा और इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो पूरा होगा। इस बात की भी संभावना है कि गठन से पहले शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और 10 महीनों में काम करना है, लिहाजा वक्त कम है। तीरथ का प्रदेश आमतौर पर देवभूमि माना जाता है, अब तीरथ सिंह रावत को उसी प्रदेश में काम करके दिखाना है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डवास, न्यूज स्टेट, दिल्ली।
उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम की पत्नी रश्मि रावत भी उनके साथ मौजूद थी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी सिर्फ उनके गुरु ही नहीं बल्कि उनके लिए पिता समान रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम जनरल बीसी खंडूरी ने कहा कि सेना की नौकरी के बाद जब राजनीति में आया तो तीरथ सिंह रावत ही उनका सबसे परिचय कराते थे। जनरल साहब मेरे पिता तुल्य हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। आज मैं यहाँ तक हूँ तो उन्हीं के कारण यहाँ तक जो सीख के आया हूँ, और वो मेरे आदर्श के रूप में भी मैं उनको आदर्श तो बहुत है, बहुत हड़काया मैंने। तो हड़का तो वही है जो अपनापन जिसमें होता है, तो बच्चे को ही हड़काया जाता, बाकी और किसी पे जिसका अधिकार नहीं उसको हड़काया नहीं। तीरथ तो बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत सी लंबी लंबी कहानियाँ हैं। जब मैं शुरू में हम साथ साथ आए थे तो तीरथ तो उसमें मुझे तीरथ के पीछे चलना पड़ता था। ये इसको लोग जानते थे, मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो ये है, बहुत समर्पित लोगों का साथ मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। फौज में आने के बाद राजनीति में आया, राजनीति का कुछ पता नहीं था, और बहुत सारे अच्छे लोग, अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता थे और लोग। सीएम तीरथ सिंह रावत की शपथ के बाद अब उनके मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे धन सिंह रावत ने सीएम से मुलाकात की और सीएम से उनकी किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी शपथ ले चुके हैं और मेरे साथ निवर्तमान मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। सर, अभी कैबिनेट का गठन तो नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से क्या चर्चा हुई है, फोकस क्या है, लक्ष्य क्या है उनके साथ? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी के और हम लोगों की एक काफ़ी बैठक वार्ता हुई है, और पहला ध्यान यह है कि हम कुंभ की तैयारियों के लिए पूरी बात हुई है। दूसरा यह है कि हमको सल्ट का चुनाव लड़ना है, फिर हमको मुख्यमंत्री जी को जो है मध्यवर्ती चुनाव लड़ाना है, फिर पौड़ी लोकसभा का चुनाव। तो काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया कि जो 18 तारीख सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, उसके जो पहले से हमने कार्यक्रमों की तैयारी की थी कि उसको भी मैंने कहा कि हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 4 साल में जो हमने काम किए हैं उसका जो है पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज उसका जाना चाहिए। सर, कैबिनेट गठन को लेकर कोई बात हुई, कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, आज बकौल मुख्यमंत्री जी उन्होंने आज आधिकारिक बयान दे दिया है कि बहुत जल्दी जो है अपने मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, और मुझे लगता है कि केंद्र से बातचीत करके जल्दी वो गठन कर देंगे, क्योंकि ये मामला बिल्कुल 100% जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सर, सब ऑल इज वेल है, कोई नाराजगी या ऐसा कुछ? अब आपको कहीं से लग रहा है नाराज? इतने कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के यहाँ रखे हैं, और तीरथ सिंह रावत जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत जी का कहना है कि ऑल इज वेल है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जल्द ही कैबिनेट का गठन भी हो जाएगा, और सरकार के जो 4 साल के काम हुए हैं उनको लेकर भी पार्टी पहले से की तरह बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। बद्रीनाथ सीट से विधायक महेश भट्ट ने सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर बद्रीनाथ सीट से सीएम तीरथ सिंह रावत विधायक चुने जाएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा। बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट से बात की संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत जी ने शपथ ले ली है। उनकी कैबिनेट का गठन भी जल्द होना है, और ऐसे में एक सवाल ये भी है कि आखिर वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा की सदस्यता के लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। मेरे साथ बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट जी हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। भट्ट जी, ये बताइए, आपने एक ऑफर आज मुख्यमंत्री को दिया है। आपने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर आपकी विधानसभा से लड़ते हैं तो क्षेत्र के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सर, क्या सोच के ये विचार दिया है और इसके पीछे आपकी क्या पूरी सोच है? देखिए, तीरथ जी मेरे क्षेत्र लोकसभा के सांसद हैं। हमने बाल्यकाल से विद्यार्थी परिषद के साथ काम किया है। उनको सरकार का भी अनुभव है और संगठन का, प्रदेश अध्यक्ष रहे और सरकार में मंत्री रहे। और मेरा क्षेत्र सीमांत क्षेत्र है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं और लोगों ने मुझे विकास के लिए चुना है। अगर मेरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रदेश का मुखिया करे, प्रदेश का मुख्यमंत्री करे, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो मैंने आज स्वयं माननीय तीरथ जी के घर पर जाकर मैंने उनसे आग्रह किया है कि वो बद्रीनाथ विधानसभा से चुनाव लड़े, और मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ने को
तैयार हूँ, जिससे मेरे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। एक और जहां सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा सीट छोड़ने से मना कर दिया है, वहीं महेंद्र भट्ट भाजपा के ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर उनके क्षेत्र से लड़ते हैं तो ये बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत को बधाई दिया। हालांकि उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल में सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है और इस वजह से सीएम बदलना पड़ा है और नए सीएम के सामने चुनौतियां ज्यादा है। बात की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ ले ली है। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन अभी नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है और जो कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, अब वो हकीकत है। तीरथ सिंह रावत जी शपथ ले चुके हैं। कैसे देखते हैं सर, और विपक्ष का क्या सोचना है? सबसे पहले तो मैं तीरथ सिंह रावत जी को जो है मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जो बात हम विगत 4 वर्षों से लगातार कहते आ रहे थे कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है, जो वादे उत्तराखंड के लोगों से 2017 के चुनाव में किए गए, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। हम जरूर चाहेंगे कि किसानों की ऋण माफ़ी का वादा किया था और ऋण माफ हो, नौजवान साथियों को रोजगार मिले, महंगाई पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, जो प्राधिकरण तोहफे में हमको दिए उन प्राधिकरणों को समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ देवी आपदा प्रबंधन, जिसकी वानगी हमने चमोली की घटना में देखी, उस देवी आपदा प्रबंधन को सरकार मजबूत करने का काम करे और जो 4 धाम जो हमारे हैं उसके लिए जो श्राइन बोर्ड का गठन किया है, जिसके लिए तीर्थ पुरोहित, वहाँ के हक हकूकदारी आमजन जो है आंदोलन करते हैं, उसको सरकार समाप्त करे। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, तमाम चीज़ों को सरकार करने का काम करे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। चेहरा बदला है लेकिन सरकार वही है। न्यूज स्टेट से बात करने में धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नए मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि 10 महीने में 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। नक्सल के सुल्तानपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बैल बुक्की से महंगाई के खिलाफ एक रोड शो किया और इस दौरान पूर्व सीएम के साथ भारी संख्या में इलाके के लोग जुटे और इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है और इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से आम जनता त्रस्त और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस दौरान उनकी बेटी अनुपमा रावत और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जब सत्ता लोलुपता होती है, काम कुछ होता नहीं है, जनता का कल्याण नहीं होता, लोगों में असंतोष होता है, तो उसका ही ये नतीजा जो सत्ता बदल है उसी का नतीजा है। और आगे भी अब जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक भाजपा नहीं बदलेगी, तब तक इसी तरीके से उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक अस्थिरता भी झेलनी पड़ेगी, महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन और भ्रष्टाचार भी झेलना पड़ेगा। और चलिए, इस बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आज उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार संभव। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन किया जा चुका है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अब देखना होगा कि जो नए चेहरे शामिल किए जाएंगे वो कौन से होंगे। और आगे भी खबरें जा रही हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, भले ही विश्वविख्यात केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो, मगर कपाट बंद होने के बावजूद भी धाम में शिवरात्रि पर्व मनाया गया। केदारनाथ धाम में रह रहे साधु संतों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में 7 फीट का विशाल शिवलिंग बनाया, जिसके पास साधु संतों और मजदूरों ने आरती कर पूजा अर्चना की।
चमोली की नीति मलारी घाटी में स्थित टिम्बरसैंड महादेव के दर्शनों के लिए भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। छोटा अमरनाथ के नाम से विख्यात भगवान भोले के दर्शनों के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी महाशिवरात्रि के मौके पर महादेव के भक्त दर्शनों के लिए पहुंचे। भारी बर्फबारी के बाद टिम्बरसैंड महादेव का शिवलिंग बर्फ का आकार ले चुका है। बर्फबारी के बाद भी यहाँ ठंड में भोले के भक्तों ने नंगे पांव पहुंचकर भगवान शिव शंकर के दर्शन किए। महाशिवरात्रि पर टिहरी के ओडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। महाशिवरात्रि पर यहां 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने से निसंतान लोगों की गोद भर जाती है। महाशिवरात्रि के मौके पर टिहरी के ओडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद को भोले भंडारी पूरा कर देते हैं। प्रसिद्ध धाम है ओडेश्वर महादेव। यहाँ पर हर वर्ष शिवरात्रि में बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी मान्यता है कि जो सच्चे मन से इसके दर्शन करता है उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। ओडेश्वर महादेव मंदिर टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत में यहाँ पर 2 दिन का मेला भी आयोजित होता है। पहले ये मंदिर काफी पुराना था, लेकिन अब इस मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। यहाँ का कहना है कि यहाँ की मान्यता है कि जो इस भव्य मंदिर उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्रदेश राज्य खुश रहे। ओडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है जो हमेशा चावलों से लिपटा रहता है। मान्यता है कि निसंतान दंपति महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ जब रात में जागरण कर हाथ में जलते दिए को लेकर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। पहुँच जाएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और वो रात भर यहाँ पर जो है भगवान ओडेश्वर की पूजा अर्चना करते हैं दीपक जला करके, और सुबह वो लगभग 4 बजे यहाँ से चले जाएंगे। मंदिर के कपाट पूरे साल श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहते हैं, पर महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई सोमवार को सुबह 5 बजे खुल जाएंगे। 14 मई को केदार बाबा की चल विग्रह पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम को प्रस्थान करेगी। शिवरात्रि पर पंचांग गणना के बाद ही विधि विधान पूर्वक पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकेश्वर मंदिर ऊखी मठ पे कपाट खुलने की तारीख तय की गई। तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम खुल जाएंगे और इससे पहले बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 16 फरवरी ही घोषित कर दी गई थी। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई मंगलवार को सुबह 4:15 पर खुलेंगे। वहीं तेल कलश की यात्रा तिथि 29 अप्रैल है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कुंभ के पहले शाही स्नान महाशिवरात्रि पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मेला पुलिस प्रशासन के मुताबिक 32,87,000 श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही भारी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे थे। पहला शाही स्नान सकुशल संपन्न कराने पर मेला प्रशासन और मेला पुलिस ने राहत की सांस ली। हल्द्वानी के मार्बल व्यवसायी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 1,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। तीनों आरोपियों ने 3 मार्च को लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इनके काम धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए, जिसके बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। लीन खबरें जारी है, बने रहे न्यूज स्टेट के साथ।